Hello everyone, myself Sundar Manas. Welcome to my channel. Today we will discuss superposition principle and electric lines of forces. So let's start with superposition principle. देखिए, हम लोगों ने कूलम्स लॉ में स्टडी किया था कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज हो, सपोज करो आपके पास इस तरह से एक चार्ज Q1 है, इस तरह से एक चार्ज Q2 है, तो अगर आपके पास इस तरह से दो पॉइंट चार्ज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलम्स लॉ की हेल्प से हम लोग इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने ये फाइंड करना हो कि Q1 पे Q2 अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा, तो Q1 पे कितनी फोर्स लग रही है वो फाइंड करना होगा। तो हमको इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं F12, है ना। F12 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ये हम लोग कूलम्स लॉ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो आपके पास इस तरह से सिर्फ दो चार्ज नहीं हो, इस Q1 के आसपास ढेर सारे चार्ज हो, सपोज करो इस तरह से Q3 भी हो, ठीक है, इस तरह से Q4 भी हो, इधर Q5 भी हो, ठीक है, इधर Q6 भी हो। तो इस तरह से अगर इस Q1 के आसपास इस तरह से अगर ढेर सारे चार्जेस होंगे तो आपको यहाँ पे साफ दिखेगा कि Q1 पे ढेर सारे चार्ज होने की वजह से सिर्फ एक फोर्स नहीं लगेगी इस पे ये सब चार्ज फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस Q1 पे Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा, Q6 भी लगाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डील करता है इस चीज के साथ कि जो टोटल फोर्स लगनी है, अब Q1 पे वो कितनी लगनी है। तो इसी चीज के बारे में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि जो टोटल फोर्स लगनी है अब इस चार्ज Q1 पे वो लगेगी पूरे के पूरे वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इन सब फोर्सेस को आपको ऐड करना पड़ेगा। Q1 पे जो फोर्स लग रही है Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, Q5 की वजह से एंड Q6 की वजह से, तो ये जितनी भी फोर्सेस इस Q1 पे लग रही हैं उन सब फोर्सेस को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेक्टोरिकली ऐड करेंगे, तब जाके हमको Q1 पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है वो हमें मिलेगी। तो चलिए इसकी डेरिवेशन हम लोग देखते हैं किस तरह से इसकी डेरिवेशन ड्राइव की जाती है। तो देखिए इस तरह से ये इसकी स्टेटमेंट है। अब देखिए सपोज करते हैं हमारे पास इस तरह से चार्ज Q1 है, ठीक है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ चार्ज Q1। नाउ अगेन लेट अस कंसीडर देयर इज अ चार्ज Q2। सपोज करें हमारे पास एक और चार्ज है Q2 इस चार्ज Q1 के अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक और चार्ज है Q3, इसके ही Q1 के पास इस तरह से एक और चार्ज है Q4, है ना, जो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इस तरह से हमारे पास एक और चार्ज है Q5 इस Q1 के अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस तरह से Q1 के आसपास कितने चार्ज हो गए, चार तरह के चार्ज Q1 के आसपास हमारे पास हैं, जैसे Q2, Q3, Q4 एंड Q5। तो देखिए अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि Q1 जो है, अब इस Q1 पे फोर्स लगेगी, है ना। Q3 जैसे पहले Q2 की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, इस Q1 पे Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो क्या होना है, तो एक जो फोर्स लगनी है उसकी डायरेक्शन क्या रहनी है, उसकी डायरेक्शन रहेगी इस तरह से। क्यों रहेगी इस तरह से, क्योंकि ये जो है Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो Q1 रिपेल करके कहाँ किसकी तरफ प्रोसीड करेगा, इस डायरेक्शन में ये प्रोसीड करेगा। तो यानी कि फिर हमारे पास क्या मिल गई, हमें F12 फोर्स मिल गई। F12 फोर्स क्या है, इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1, इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली जो इसके पास हमारे सामने Q3 जो चार्ज है, -Q3 जो चार्ज है, ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा Q1 पे। तो क्या होगा, देखिए वो फोर्स कैसे दिखेगी हम लोगों को, वो इस तरह से दिखनी है। क्योंकि देखिए F13 क्या है, F13 है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। F13 इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। और देखिए इसकी, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि Q3 क्या नेगेटिव चार्ज है, Q1 क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होना है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होनी है वो किस तरह से होनी है, ये Q1 क्या करेगा, ये Q1 इस Q3 की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसकी फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से रहनी है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि Q4 जो है ये भी तो इसके सामने है, तो क्या करेगा, Q4 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, Q4 जो है वो भी तो फोर्स लगाएगा Q1 पे। तो F14 वो फोर्स है, तो F14 को कैसे बोलेंगे, इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q4। और इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से आ जानी है हमारे पास। अगेन
हमारे पास एक और चार्ज है, वो कौन है, Q5, नेगेटिव में है वो, ठीक है। तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है ये, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। Q1 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा Q5 को, है ना। तो इसीलिए हमारे पास इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे आनी है, इस तरह से ये डायरेक्शन आ जानी है हमारे पास, इस डायरेक्शन में आ जाना है ये फोर्स। और देखिए F15 को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ये होगा इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या था, हमारे पास एक चार्ज था Q1 और उस चार्ज के आसपास क्या थे, और भी ढेर सारे चार्ज थे, जैसे Q2, Q3, Q4, Q5। अब क्या हो रहा है, ये सारे के सारे चार्ज इस Q1 पे इंडिविजुअली फोर्स लगा रहे हैं, है ना। Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है, Q4 भी लगा रहा है, Q5 भी लगा रहा है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है, अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है Q1 पे, अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है Q1 पे, तो क्या होगी, वो फोर्स होगी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। वो क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टेड ऑन चार्ज Q1। तो देखिए किस तरह से, यानी टोटल फोर्स किसके, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 F1, जिसके F1 से इसको रिप्रेजेंट किया, वो किसके बराबर होगा, फोर्स F12 प्लस F13, F14 एंड F15। वेयर F12 क्या है, F12 इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F13 क्या है, इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। F14 क्या, इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q4। एंड व्हाट इज F15, इट इज अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज 5। तो इस तरह से ये सारे की सारी फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे तो हमें टोटल सम मिल जाएगा फोर्स का, जो कि Q1 पे लग रही है। तो देखो हम लोग F12 को फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से, कूलम लॉ की हेल्प से, है ना। F12 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, Q1, है ना, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच में फाइंड कर रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाय जो इसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस आएगा, है ना। अगर वो डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये कूलम लॉ की हेल्प से हम लोग ये फोर्सेस निकाल सकते हैं। इस तरह से F12 निकाला, F13 भी निकाल सकते हैं, F14 भी निकाल सकते हैं, और F15 भी इसी फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक अगर जनरल फार्मूले के साथ अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए ये आ गया हमारे पास एक जनरल फार्मूला इन सब फोर्सेस को फाइंड करने का, ये देखिए ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपको F12 निकालना है तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा, जैसे अगर आपके पास F12 निकालना है तो क्या करना है, आपको A की वैल्यू क्या करनी है, 1 सब्स्टिट्यूट करनी है, और B की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए F12 आ जाएगा, अगर A की वैल्यू 1 रखता हूँ और Q की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, F12 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q A की जगह क्या आ जाएगा Q1, Q B की जगह आएगा Q2, और यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो R1 - R2 डिवाइड बाई R1 - R2 का होल क्यूब। तो इस तरह से अगर हमने F13 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A की वैल्यू 1 ही रखनी है, B की वैल्यू क्या कर देनी है, 3 रख देनी है। इसी तरह से F14 भी और F15 भी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने स्टडी जो है किया है, वो इस तरह से हमारे पास एक टोटल फोर्स हमें कैलकुलेट करके देता है, जो एक चार्ज पे लग रही होती है ड्यू टू अदर चार्जेस, ठीक है। तो देखो कुछ एक पॉइंट्स हमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेने हैं इसके बारे में। देखिए द चार्ज ऑन विच द इन्फ्लुएंस ड्यू टू अदर चार्ज इज टू बी फाउंड इज अज्यूम टू बी फ्लोटिंग चार्ज रादर देन फिक्स चार्ज। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो आपके पास एक चार्ज Q1 था, ठीक है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, उस पे चार्ज Q2 और Q4 क्या कर रहे हैं, वो चार्ज Q2 और Q4 इसको रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि Q2 और Q4 क्या थे, जो हम लोगों ने कंसीडर किया ये पॉजिटिव चार्ज थे, ये दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव थे। तो ये क्या करेंगे, ये Q1 को रिपेल करेंगे। और हमने जो कंसीडरेशन की थी अभी लास्ट डेरिवेशन में, उसमें Q3 और Q5 क्या है, नेगेटिव है ना। तो ये क्या करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, है ना। Q3 और Q5 क्या है, अगर ये मैं Q3 बोल देता हूँ, इसको Q5 बोल देता हूँ, तो ये क्या है, ये तो नेगेटिव है, ये तो उसको अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे Q1 को। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है Q1 है ना, वो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो रिज्ड है, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक जगह फिक्स रहेगा, क्योंकि अगर ये चार तरह की जो फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर, है ना, F12, F13, F14 एंड F15, ये जो चार तरह की फोर्सेस इस पे लग रही हैं, अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स हैं तो चार्ज Q1 क्या करेगा, वो मूव करेगा, वो फ्लोट करेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा एक जगह पे, क्योंकि इस पे कोई एक फोर्स थोड़ी ना लग रही है, इस पे चार तरह की फोर्सेस लग रही हैं। और अगर ये चार तरह की फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं तो ये चार्ज जो Q1 है ये क्या करेगा भाई, ये फ्लोट करेगा, ये मूव करेगा, रादर की ये
आप ये नहीं कह सकते कि ये एक जगह फिक्स रहेगा, ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, देखो एक पॉइंट और हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ओबे होता है। जिस तरह से हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू निकाली ना, टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है चार्ज Q1 पे अलग अलग चार्जेस की वजह से, इसी तरह से हम लोग सेम डेरिवेशन ड्राइव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ओबे करती है किसको? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। देखो मैं आपको इस डेफिनेशन को समझने से रीड करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, सपोज करो आपके पास इस तरह से एक चार्ज है प्लस Q। ठीक है, अब क्या है, आपके पास इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जिसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया हुआ है पिछले वीडियो लेक्चर में। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रीजन, वो स्पेस जहां पर ये चार्ज अपना क्या कर सकता है, अपना इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, तो देखो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लो। तो जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, इट इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज। ठीक है, जिसकी अपनी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बस ये दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अब देखो अगर आप ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हो तो क्या होगा, ये अपने एक चार्ज, ये पॉजिटिव 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 क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल करेगा तो ये इस तरह से रिपेल करके आगे की तरफ जाएगा ना, ये मूव करेगा। अब अगर इसने मूव किया तो कोई ना कोई तो एक पाथ ट्रेस करेगा ना, मूव करेगा तो कोई पाथ ट्रेस करेगा। अब ये जो पाथ ट्रेस करता है ना, ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो पाथ ट्रेस करता है, जो ये पाथ ट्रेस करता है, जब ऐसा ये कर सके आराम से, मतलब कि जब ये पाथ ट्रेस करता है, जब इसको किसमें रखा जाए, एक दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रखा जाए, जब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो तो यहाँ तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो यानी कि अगर वो अट्रैक्ट करेगा तभी वो एक पाथ ट्रेस करेगा, या फिर रिपेल करेगा तभी एक पाथ ट्रेस करेगा। ये जो पाथ ट्रेस करता है ना ये दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी पाथ को कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसी पाथ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आई बात समझ में? ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब एक दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो चार्ज जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकता है या रिपेल कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द चार्ज। तो अगर वो सपोज करो जैसे हमारी एग्जांपल में ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करेगा तो कोई एक पाथ ट्रेस करेगा, ये है ना, मूव करेगा आगे की तरफ, तो एक पाथ ट्रेस करेगा। ये जो वो पाथ ट्रेस करता है दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में के संपर्क में आने से, जब ये पाथ ट्रेस करता है, इसी पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब आप देखिए इस जो डेफिनेशन है, अब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। ये जो पाथ है ना, ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। अभी मैं आगे जाकर दिखाऊंगा कहाँ पे स्ट्रेट पाथ होता है और कैसे कर्व्ड पाथ बनता है। ठीक है, तो अब आप इसको स्टडी करिए। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट or curved path along which a unit positive test charge is supposed to move when it free to do so in an electric field। ठीक है, आगे समझ कि क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इट इज अ पाथ, ये पाथ है जो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ट्रेस करता है जब उसको किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये कर्व्ड लाइन में भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर, देखिए एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ना, डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि एक आपका पास चार्ज है तो सच में कुछ आपको ऐसे लाइन जैसे दिखनी है, ऐसा कुछ ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। बट ये एक रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या करती है, एक रियल सिचुएशन को क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। तो ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन और ये आ गई आपकी कर्व्ड लाइन। ये देखिए ये आ गई आपकी कर्व्ड लाइन। और अगर आपके पास कर्व्ड लाइन हो ना, कर्व्ड लाइन पे जो है
कर्व्ड लाइन पे जब डायरेक्शन दिखानी हो तो कैसे दिखाते हैं, टेंजेंट ड्रा करके। अगर आपका ये देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड नेचर में है ना, देखो ये कर्व्ड है, तो कर्व्ड अगर होगी तब उसकी अगर डायरेक्शन हमने शो करनी होगी उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, तो कैसे डायरेक्शन शो करेंगे, उस पर टेंजेंट ड्रा करके। कैसे करेंगे, टेंजेंट ड्रा करके हमको डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो मिल जाती है। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इस तरह से के पास अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होती हैं, ये देखिए इस तरह से होती हैं एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और ये तब है जब चार्ज जो है पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो देखो कैसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है ना, आउटवर्ड की तरफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, देखो बाहर की तरफ जा रही है। तो एक पॉइंट चार्ज जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो कैसे होती हैं, वो पॉइंटिंग आउटवर्ड होती हैं, ये देखिए। और आप देखेंगे यहां पर एक नेगेटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, अगर Q लेस देन 0 है तो नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कैसे पॉइंटिंग इनवर्ड है, ये देखिए ये जो एरो है कैसे है, अंदर की तरफ है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो कैसे होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। तो होनी भी चाहिए। देखो अगर आपको देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या चीज़ है, पाथ है, जो कौन ट्रेस करता है, एक यूनिट पॉजिटिव टच चार्ज ट्रेस करता है। देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे मैं अगर यूनिट पॉजिटिव टच चार्ज रखूंगा तो ये क्या पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज कैसा नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना इसको अपनी तरफ। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेंगी, इनवर्ड रहेंगी, और पॉजिटिव के केस में क्या रहेंगी, आउटवर्ड रहेंगी, है ना, आउटवर्ड रहेंगी। अब देखो यहाँ पे जो साइज ऑफ एरो है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो साइज ऑफ एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर साइज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एरो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे कम हो गया, ये देखिए यहाँ पे और कम हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए एरो का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये समझ आ गया। अगर जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो ये आ गई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या कर रही है, डायरेक्टिंग आउटवर्ड, देखो बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है। और ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ये जो लाइन्स हैं इजी अगर ड्रा करना तो इस तरह से हम लोग ड्रा करके यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इसको। देखो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। अब देखिए सपोज करो, ये तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज होगा तब कैसी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगी, अकेला नेगेटिव चार्ज होगा तब कैसी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगी। अब मान लो कि आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव इकट्ठा है, ठीक है, यानी कि उसको बोलते हैं डाइपोल। इसको सपोज करो इस तरह से मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह से एक नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों के दोनों चार्ज इकट्ठे हैं। और अगर इस तरह का जो चार्ज होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव जैसे इकट्ठे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइपोल। और ये जो डाइपोल होता है इसकी अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हम लोगों को देखनी होगी तो किस तरह की होती है वो, देखो इस तरह की होती है वो, ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज डाइपोल। उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो उनको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसी हैं, पॉइंटिंग देखो बाहर की तरफ ही पॉइंट कर रही है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है ना, ये देखिए। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से वो निकल रही है और नेगेटिव चार्ज में वो जा रही है, ठीक है। तो देखिए, और देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कर्व्ड है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, पूरी की पूरी कर्व है। अब इस पॉइंट पी पे अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, इस पॉइंट पी पे अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर आपको यहाँ पे इस पे डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, टेंजेंट ड्रा करके। तो टेंजेंट ड्रा करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। और एक चीज और है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है ना उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है उनको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट तो करते ही हैं, लेकिन एक चीज आप और देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथ वाइज, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है ना ये लेंथ वाइज क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक इलास्टिक रबर नहीं होता, तो देखो आप उसको खींचोगे तो क्या करेगा, वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है ना, लेंथ वाइज एक फोर्स लगती है जिससे वो अपनी लेंथ को कम करने की तरफ फोर्स लगती है, तो उसको बोलते हैं लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करना। तो बिल्कुल उसी तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होती हैं वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हमें पता है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, है ना, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर कोई पूछे कि क्यों करते हैं, कारण क्या है उसके पीछे, कारण उसका ये है
कारण ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इकट्ठे होंगे, पास पास रखे होंगे, विद फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किए होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो लेंथ, उनकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो लेंथ वाइज क्या करती हैं, लेंथ वाइज वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेंथ वाइज क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दैट इज वाई अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा सपोज कर लो अगर आपके पास इसी तरह से दो चार्ज हो लेकिन वो सेम ही लाइक चार्ज हो, सपोज करो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है और एक और मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ही है, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव होते तब इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते, ठीक है ना। यहाँ तो देख लिया हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव हो तब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे रिप्रेजेंट की जाती हैं और वो लेंथ वाइज कंट्रैक्ट करती हैं। यही रीजन है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव होते या दोनों के दोनों नेगेटिव होते तब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अगर दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि देखो इस चार्ज की वजह से भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, बाहर की तरफ ही पॉइंट कर रही है ना। इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या कर रही है, बाहर की तरफ ही जो है पॉइंट कर रही हैं। और आप एक चीज देखेंगे कि जब दोनों के दोनों चार्ज जो है वो सेम होते हैं तब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, एक लेटरल प्रेशर, या इसको वो क्या बोलते हैं, लेटरल प्रेशर, या इसको बोलते हैं साइड वाइज प्रेशर। क्या बोलते हैं, लेटरल प्रेशर या फिर साइड वाइज प्रेशर। तो ये एक लेटरल प्रेशर या एक साइड वाइज प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। अगर दोनों के दोनों चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना ये एक लेटरल प्रेशर या से एक साइड वाइज प्रेशर एक दूसरे पे एक्सर्ट करती हैं। इस तरह से एक साइड वाइज पोटेंशियल प्रेशर एक दूसरे पे एक्सर्ट करती है। और इसी की वजह से, इसी लेटरल प्रेशर की वजह से जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब समझ आया कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि लाइक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे पे, एक लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे पे। और इसी लेटरल प्रेशर की वजह से ये दोनों के दोनों चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड। एक यूनिफॉर्म फील्ड अगर होगी, ठीक है, एक यूनिफॉर्म फील्ड अगर होगी उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। देखो सपोज करो इस तरह से आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट के ऊपर, इस तरह से एक नेगेटिव चार्ज है दूसरी प्लेट के ऊपर। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना वो यूनिफॉर्म होने वाली है। अब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो कैसे डेजिग्नेट की जाती हैं, इस तरह से पैरेलल लाइंस के साथ डेजिग्नेट की जाती हैं। ये देखिए पैरेलल लाइंस के साथ डेजिग्नेट की जाती हैं। और ये लाइंस कहाँ से शुरू हो रही होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही होती हैं और कहाँ एंड हो रहा होता है इनका, नेगेटिव चार्ज की प्लेट पे इनका एंड हो रहा होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से पैरेलल लाइंस के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब हम ये देखेंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जहाँ इनको फील्ड लाइंस भी कहा जाता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइंस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, असल फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करती है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एक रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। सेकेंड, अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड tend to follow a path along the field line if it is free to do so। तो देखो जो अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इसी डायग्राम से। देखो अगर आपके पास इस तरह से ये देखिए इस तरह से अगर आपके पास क्या हो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज चार्ज हो तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, उस पाथ की डायरेक्शन क्या होती है, उस पाथ की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है ना। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो जो हमारे पास ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो जो हमारे पास ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था ये भी कहाँ से कहाँ मूव हुआ, जो हमारे पास यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था ये देखिए एक बार फिर से देखो उसको, ये देखो कहाँ से कहाँ मूव हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव हुआ है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव हुआ। यानी कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव थी और जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो भी कहाँ से कहाँ मूव हुआ, इसी सेम डायरेक्शन में मूव हुआ। तो अब समझ आया आपको ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया। ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो ए पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज फ्री टू डू सो। तो यानी कि जो पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है वो सेम वही पाथ फॉलो करता है या उस डायरेक्शन में पाथ फॉलो करता है जिस डायरेक्शन में
जिस डायरेक्शन में क्या हो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हो, जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है उसी डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी क्या करता है, मूव करता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एनिमिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, वो शुरू होती हैं पॉजिटिव से और खत्म कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव पे, है ना। जैसे ये देखो, ये कहाँ से शुरू हुई, पॉजिटिव से, खत्म खत्म कहाँ हुई, नेगेटिव पे। फिर से एक बार देखो इसको, ये देखो ये कहाँ से शुरू होती है, ये देखो पॉजिटिव से और खत्म कहाँ होती है, नेगेटिव पे। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है और आपके पास जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कैसी है, अगर स्ट्रेट लाइन की जगह वो अगर एक कर्व है, इस तरह से अगर कर्व है, स्ट्रेट लाइन की जगह पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर कर्व नेचर है, कर्व की फॉर्म में, तब हमारे पास अगर हमने निकालनी होगी क्या, डायरेक्शन निकालनी होगी उस पॉइंट पे। सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करके करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करके फाइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कर्व्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, तो इस पे, इस पॉइंट पी पे अगर मुझे अगर फाइंड क्या करना है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करी जाएगी, ये देखिए एक टेंजेंट ड्रा करके हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। देखिए दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दे डू सो, अगर एक ऐसा करती है तो क्या होता है, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स, इट मीन्स देयर आर टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। देखो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। देखिए अगर आपके पास इस तरह से दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, ये देखिए अगर आपके पास इस तरह से दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, चलो सपोज करो वो दोनों के दोनों कर्व्ड नेचर है ना, कर्व्ड नेचर होंगी तभी तो वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो देखो इस तरह से अगर आपके पास दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, तो देखो अब इस पॉइंट यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रा करके आपको डायरेक्शन मिलनी है ना। तो देखो एक टेंजेंट में इस वाले कर्व पे ड्रा करूंगा, एक टेंजेंट में इस वाले कर्व पे ड्रा करूंगा, दोनों पे ड्रा करूंगा, तो क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आपको क्या मिल रही है, दो डायरेक्शन नहीं मिल रही है ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिल गई। इस पॉइंट पे आपको E1 भी मिल रही है, इसी पॉइंट पे आपको E2 भी मिल रही है, इस पॉइंट पी का आपको एक ये डायरेक्शन ये भी मिल रही है, इस पॉइंट पी पे एक डायरेक्शन ये भी मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है वो आगे की तरफ भी देख रहे हो और उसी टाइम आप पीछे की तरफ भी देख रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस कैसे मिल सकती हैं, या एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज कैसे मिल सकती हैं। एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं मिल सकती हैं, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए इट इज इम्पॉसिबल, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये समझ आया कि क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल गॉट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज विद टू डायरेक्शंस एंड इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। देखो ये सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस लाइंस है ना, अगर वो बड़ी क्लोजर पास है, क्लोजर है, तो वो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। अगर यहाँ पे ये पास नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होगी, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा किसकी होगी, इस वाले चार्ज की ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को देख के, क्योंकि यहाँ की इसकी इस चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना वो ज़्यादा क्राउडेड है ना, ज़्यादा क्राउडेड है। अगर ज़्यादा क्राउडेड होंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अगर कम क्राउडेड होंगी तो इसके पास जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, वीकर है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ना हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, हमेशा। देखो जैसे ये हमारे पास एक चार्ज प्लेट हो गई, तो देखो ये जो इस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी, है ना, इस तरफ से भी आउटवर्ड,
इस तरफ से भी आउटवर्ड। लेकिन आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना वो उस बॉडी के साथ क्या कर रही है, उस बॉडी के साथ वो क्या कर रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, परपेंडिकुलर है उस बॉडी के। ये देखिए सारी सारी कैसी हैं 90 डिग्री एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। ये ऐसा नहीं है कि इस तरह से कैसी भी सरफेस हो, ये देखो कैसी भी सरफेस हो आपके पास, ये देखो अगर इस तरह से इरेगुलर शेप भी है तब भी, अगर देखो ये इस तरह से एक इरेगुलर शेप है और इसके ऊपर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हुआ है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी होनी है। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी ना वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ही होंगी। वो ये देखिए जहाँ से भी ये एग्जिट कर रही होगी वो 90 डिग्री पे ही एग्जिट कर रही होगी। ये देखिए परपेंडिकुलर ही होती है ये सरफेस के, जो भी होगी 90 डिग्री पे ही होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, कोई भी होगी। ये देखिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये देखिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्ज। ये तो हमने स्टडी कर लिया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो अगर दो चार्जेस अगर अनलाइक चार्जेस हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको पहले ही। तो इसीलिए दो अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक लाइंस अगर दोनों के दोनों चार्ज लाइक होंगे, एक जैसे होंगे, तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो साइड वाइज या लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और इसी वजह से क्या होता है, चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये तो हम लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया पहले ही। एक पॉइंट और है यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी इन दैट रीजन। तो देखो ये सिंपल सी बात है कि जो नंबर ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में से पास कर रही हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, है ना। देखो जितनी, मतलब ये सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे देखो अगर 3 ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एरिया में से पास कर रही हैं तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है। और अगर इतने से ही एरिया से, है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आ रही हैं, अब देखो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ग्रेटर, है ना, ज़्यादा है उस एरिया में से, अगर ज़्यादा पास कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होनी है वो भी क्या होनी है, ज़्यादा होनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी एरिया में से पास कर रही होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो जैसे यहाँ पे कम कर रही है तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, स्ट्रेंथ वो कम है यहाँ से, क्योंकि इस एरिया में से यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, तो जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। हाँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ना किसी कंडक्टर से पास नहीं करती हैं। सपोज करो इस तरह से आपके पास एक प्लेट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से एक प्लेट है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये एक सॉलिड हॉलो सिलेंडर है, अंदर कुछ नहीं है, बाहर से अंदर से हॉलो है ये। और इसमें देखो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ना इसके अंदर से कभी पास नहीं करेंगी, कभी पास नहीं करेंगी, ये सिर्फ इसके सरफेस टू सरफेस ही चलती हैं ये। तो देखो ये देखो पॉजिटिव प्लेट्स में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और यहाँ तक वो एलिमिनेट हो रही हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरफ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से आ रही है और नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है, लेकिन अंदर से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखें कि जो एक कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी पास नहीं होती हैं। याद रखना, ये आगे ही बड़ा काम आएगा कि जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास आउट नहीं होती हैं, उसके अंदर से पास नहीं होती हैं, सरफेस टू सरफेस जाएंगी बट अंदर से नहीं जाएंगी, ठीक है। तो इनसाइडली ये नहीं जा सकती है, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू द इंसुलेटर, लेकिन अगर आपके पास एक इंसुलेटर है, ठीक है, जो इंसुलेटर होता है ना उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो सकती हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास आउट हो सकती हैं, लेकिन एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसके अंदर से पास नहीं हो सकती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा आज का टॉपिक। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।